मॉर्निंग। तो मैं स्टार्ट करते एक नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसे यहाँ पे तीन नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, एक सेट है, एक रिलेशन है और एक फंक्शन है। तीनों का मीनिंग भी अलग अलग है, तीनों का मीनिंग भी एकदम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक ही चैप्टर में दिया, इसका मतलब तीनों को रिलेटेड है। हाँ, तीनों को रिलेटेड इसलिए अपन को साथ में दे चुका है। ये अगर अपन क्लास 11th 12th में देखते हैं तो इसी को अपन को तीन चैप्टर में डिवाइड करके हमेशा देता था। सेट अलग देता था पूरा, रिलेशन एकदम अलग और फंक्शन एकदम अलग। तीन अलग अलग चैप्टर में देता था, लेकिन तीनों का रिलेशन हमेशा था, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेट के साथ। सेट क्या होता है? A set is defined to be a collection of well-defined distinct objects. Well-defined distinct objects. This collection may be listed or described. Each object is called the element of the set. We usually denote set by capital letter and their element by small letters. सेट का मीनिंग क्या बोला हुआ है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अगर मैं अभी बात करूं ओलंपिक्स का, इसमें इंडिया में किसको कौन सा प्राइज मिला, क्या अपन बता सकते हैं? गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला, किसको क्या मिला अपन बता सकते हैं प्रॉपरली? मे भी सबको पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं पता हो, लेकिन अपन बता तो सकते ही है। अब इसी की जगह मैं पूछूं कि तुम लोग की क्लास में सबसे अच्छा कौन है पढ़ाई में? अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि तुम लोग का सपोज क्लास में ए बी सी करके अप टू जेड तक स्टूडेंट है, 26 स्टूडेंट हैं, उसमें से कौन सबसे अच्छा पढ़ता है? अब हो सकता है कोई मैथ में बताए, कोई अकाउंट्स का टॉपर का नाम बता दे, कोई इकोनॉमिक्स का टॉपर का नाम बता दे, कोई बीएसटी का टॉपर का नाम बता दे। अब अगर सपोज कोई बोला ए टॉपर है, कोई बोला डी टॉप सी टॉपर है, कोई बोला डब्ल्यू टॉपर है, हो सकता है यहाँ पे अलग अलग आंसर निकल कर आए। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जो मेरा पहला एग्जांपल था, यहां पर मैं किसी को भी आंसर पूछूं कि इंडिया में ओलंपिक्स कौन कौन जीता और कौन सा जीता या कौन कौन जीता ओलंपिक्स में मेडल, क्या पूरा सबका आंसर इक्वल आने वाला है? मे भी किसी को नाम का प्रॉब्लम हो या मे भी किसी कोई नाम भूल गया हो, पर अगर सबको पता हो तो सबका आंसर इक्वल आएगा। या अगर मैं पूछूं कि किसको गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में, सबको नाम पता है, नीरज को मिला था। मैं किसी को भी आंसर पूछूं तो आंसर सेम आएगा। इस केस में आंसर हमेशा सेम आने वाला है, इस केस में आंसर हमेशा सेम आने वाला है। अच्छा, लेकिन वही अगर मैं क्लास का टॉपर पूछ रहा था, अगर मैं क्लास का टॉपर पूछ रहा था तो हो सकता है सब बच्चों का आंसर सेम ना आए। अब कोई अगर विकास में पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर हो सकता है अलग है, कोई संस्कार में पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर अलग आएगा, कोई केवी में पढ़ा है तो उसका आंसर आएगा, कोई रोटरी में पढ़ा है तो उसका आंसर अलग आएगा। तो सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया मैं किसी को भी आंसर पूछूं, मैं किसी को भी आंसर पूछूं, अगर मेरा आंसर सेम है तो वो क्या वेल डिफाइंड। अब जैसे क्लास टॉपर का एग्जांपल लिया, यहाँ पर तो कोई एक कांस्टेंट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है, सब हो सकता है सब लोग अपना अपना अलग अलग नाम बताएं। तो ये हो गया कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सेट का कैटेगरी में नहीं आ गया, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये लेकिन सेट हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। बुक, अगर मैं पूछूं तुम लोग को कि तुम लोग के हिसाब से बेस्ट बुक कौन सा है, तुम लोग के हिसाब से बेस्ट बुक कौन सा है या बेस्ट राइटर कौन है, तो यहाँ पे भी अलग अलग आंसर आ सकता है। किसी को हो सकता है चेतन भगत पसंद हो, किसी को एकदम भी पसंद ना हो। तो यहाँ पे अलग अलग नाम तुम लोग दे सकते हो कि हमको ये पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद हो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, किसी को भी अपन आंसर पूछे तो आंसर सेम आएगा जरूरी नहीं है। क्रिकेटर का एक और एग्जाम्पल दे दो। सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? हो सकता है कोई धोनी बोले, कोई कोहली बोले, या कोई और कुछ नाम बोले। तो यहाँ पर क्या ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है,
अपन अगर सबको आंसर पूछे तो हो सकता है सबका आंसर डिफरेंट आए तो हो सकता है सबका आंसर डिफरेंट आए। तो अगर इस टाइप का केस हो रहा है तो अपन इसको सेट नहीं बोल सकते। सेट बोलने के लिए क्या होगा, अगर मैं किसी भी चीज को सेट बोल रहा हूं तो किसी को भी आंसर पूछे उसका आंसर सेम हो। अच्छा, अब हो सकता है कोई पूछे कि अगर सपोज मैं 2 प्लस या 2 मैं कॉम्प्लिकेटेड कोई नंबर दे दूं, 2 टू द पावर 8 सपोज दे दूं, है ऑल्दो ये भी इजी, पर हो सकता है कोई गलती से इसका आंसर गलत बता दे, हो सकता है कोई इसको गलत बता दे। सपोज कोई बोल देगा ये 40 है इसका आंसर, तो इसका ये मतलब नहीं सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। आंसर गलत बताना अलग चीज है, पर अगर अपन इसका आंसर सर्च करें तो सबका आंसर सेम आने वाला है। किसी को भी अपन आंसर पूछे तो सबका आंसर सेम आएगा, अपन किसी से भी आंसर पूछे तो सबका आंसर सेम आएगा, तो ये हो जाएगा सेट। तो सेट का मीनिंग क्या है, अगर अपन आंसर सर्च कर रहे हैं और सबका आंसर सेम है, अगर सबका आंसर सेम है तो वो सेट है। अगर आंसर डिफर कर सकता है तो सेट का कैटेगरी में नहीं आएगा। वापस आते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन अपन को बोल रहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए यहाँ पे। नेक्स्ट फिर बोला है द कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब। अब इसका मतलब समझते हैं, लिस्टेड या डिस्क्राइब का क्या मतलब है। मैं सपोज बोला तुम लोग को इवन नंबर बताओ, इवन नंबर अप टू या इवन नंबर फ्रॉम 0 से 20, 0 से 20 के बीच के इवन नंबर बताओ। आंसर हो जाएगा 2 4 6 18 एंड 20। ये हो गया लिस्टेड फॉर्म में, ये हो गया डिस्क्राइब फॉर्म में। डिस्क्राइब मतलब उसको लिखना, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना। लिस्टेड फॉर्म में हो गया उसको नंबर या अल्फाबेट के फॉर्म में लिखना। डिस्क्राइब के फॉर्म में हो गया कि अपन उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और लिस्टेड के फॉर्म में हो गया उसको अपन न्यूमेरिकली लिख रहे हैं। each object in each object is called an element of a set। मतलब जैसे मैं इसके अंदर ए सी डब्ल्यू लिखा, सपोज एक सेट है ए सी डब्ल्यू का, तो ए सी और डब्ल्यू अपन इसको बोल सकते हैं ये एक एलिमेंट है, ये सेट का एक एलिमेंट है। और जनरली अपन सेट का जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी नहीं रखते अपन यहाँ पे, उसको कुछ और देते हैं ए। और जो एलिमेंट है उसको जनरली अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसको अपन कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली इसको अपन कैपिटल में ही लिखते हैं, इसको भी स्मॉल कर देते हैं अपन, ए सी और डब्ल्यू। तो वेल डिफाइन होना चाहिए, अपन इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और सेट में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होगा। सेट के अंदर का एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होगा, इसको अपन स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट नहीं कर सकते, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही होगा। और कॉमा होना इंपॉर्टेंट है। कॉमा का मतलब होगा कि ए और सी अलग अलग है, सी और डब्ल्यू अलग अलग है। अगर जैसे सपोज मैं लिख रहा हूं ए है 1,00,000 या 1,000, अब इसको तुम रीड कर पा रहे हो 1,000 है सपोज, और मैं लिखा ए के बदले 1 2 3 4, तो इसको अपन क्या रीड कर रहे हैं 1,234। अगर मेरे को 1 2 3 4 लिखना होता तो मैं क्या लिखता इसको 1 2 3 4। अगर 1,234 लिखना चाह रहा हूं तो अपन कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मैं अलग अलग एलिमेंट का नाम लिखना चाह रहा हूं तो उसको अपन कॉमा से सेपरेट करेंगे। कॉमा यहाँ पे ऐसे सेपरेटर काम करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में होना इंपॉर्टेंट है और कॉमा होना इंपॉर्टेंट है अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे ए लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ये हो गया तुम्हारा लिस्टेड फॉर्म में, ये हो गया लिस्टेड फॉर्म में, ये हो गया अपना लिस्टेड फॉर्म में। और अगर उसी को मेरे को डिस्क्राइब करना हो तो डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ए द सेट ऑफ वॉवेल इन द अल्फाबेट। ए ई आई ओ यू वॉवेल है तो ये हो गया वॉवेल, अल्फाबेट के सेट में जो भी वॉवेल है उसका अपन सेट बना रहे हैं। फिर 2 4 6 8 10, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव। 2 से 10 के बीच में इवन नंबर्स और दोनों को इंक्लूड करते हुए, पी क्यू आर पी आर क्यू क्यू आर पी
RQP, QPR, RPQ. The set of all possible arrangement of the letter PQR. PQR से जो नंबर वर्ड पॉसिबल हो रहा था अपन उसको बनाए. फिर 1379, the set of odd digit between 1 से 9 both inclusive. 12, the set of root of equation x square minus 3x plus 2 equals to 0. अच्छा, अब हो सकता है 1 और 2 का आंसर तुम लोग को ये समझ में नहीं आया, ये एग्जाम में अचानक से क्लिक नहीं करेगा, तो इसको अपन और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते थे कि नंबर्स लेस देन 3, नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो इसमें अलग अलग पॉसिबल है, पर अगर अपन को ऑप्शन में जो देगा अपन ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट. अब जो लिस्टेड फॉर्म है, ये जो लिस्टेड फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड नाम होता है रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म. रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म. लिस्टेड फॉर्म को अपन रोस्टर या ब्रेसेस फॉर्म भी बोलते हैं. और सिमिलरली जो डिस्क्राइब किया हुआ था, डिस्क्राइब फॉर्म में था, उसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड. जनरली इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या लिस्टेड फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म या फिर डिस्क्राइब फॉर्म बोलेंगे अपन. अब और दो नया टर्म समझते हैं. सबसे पहले तो अपन सेट समझे अभी कि वेल डिफाइन होना चाहिए और ब्रैकेट में होना चाहिए. 2 4 6 8 10 ये हो गया, ये था मेरा सेट. अब आता है सबसेट. सबसेट का मतलब समझते हैं. अच्छा, जैसे अपन लिखते हैं कैटेगरी, फिर अपन लिखते हैं सब कैटेगरी. तो कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी का मतलब क्या होता है जनरली कि ये मेरा हेडिंग हो गया, ये मेरा सब हेड हो गया, मतलब हेडिंग का पार्ट हो गया सब हेड, हेडिंग के पार्ट हो गया सब हेड. वैसे सबसेट क्या होगा, सेट है और उसका सबसेट है. सबसेट का मतलब हो गया जो भी मेरा सेट में है, जो भी मेरा सेट में है उसी से अपन कोई एक नया सेट और बना लेंगे. जैसे 2 4 6 8 10 है, तो हो सकता है मेरा सबसेट हो जाएगा सिर्फ 2 या सिर्फ 4 या 2 और 4. मतलब जो भी मेरा सेट है, जो भी मेरा ओरिजिनल सेट है, उसका एलिमेंट यूज करके अगर अपन दूसरा सेट बना रहे हैं तो वो हो जाएगा सबसेट, तो वो हो जाएगा सबसेट. अब एक चीज ध्यान देना है, जब भी अपन सबसेट निकालते हैं ए का ही एलिमेंट अपन सिर्फ यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो कि अपन एक नया सेट बनाए बी विच इज 2 4 एंड सपोज 5, तो 5 तो ए को बिलोंग नहीं करता, तो ये सबसेट नहीं होगा. तो ये सबसेट नहीं होगा. सबसेट होने के लिए ए का ही सिर्फ अपन एलिमेंट यूज करेंगे. अपन सारे एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक भी यूज कर सकते हैं, दो एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई कितना नंबर का एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए का ही यूज करेंगे. तो सबसेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अपन जो भी सेट का सबसेट निकाल रहे हैं अपन सिर्फ उसी का एलिमेंट यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज वन एलिमेंट, वी कैन यूज ऑल द एलिमेंट. जितना एलिमेंट अपन को यूज करने का मन है सेट बनाने के, अपन उतना एलिमेंट को यूज कर सकते हैं. इसका आप डायग्राम देखते हैं एक बार. सपोज ये है मेरा सेट 2 4 6 8 और 10. तो मेरा अगर मैं सबसेट बना रहा हूं तो सबसेट हो सकता है इतना हो सकता है ये हो सकता है ये हो मेरा सबसेट, ये भी हो सकता है या पूरा भी हो सकता है. तो सबसेट कुछ भी हो सकता है.
सपोज मेरा सेट है बी विच इज 1 2 एंड 3। अब इसका अपन सबसेट निकालते हैं। सबसेट ऑफ बी का क्या क्या सबसेट हो सकता है? तो बी का क्या क्या पॉसिबल सबसेट है? मैं सिर्फ 1 ले सकता हूं, मैं सिर्फ 2 ले सकता हूं, मैं सिर्फ 3 ले सकता हूं। एक चीज ध्यान देना, ये भी अपन सेट लिख रहे हैं, सबसेट इज ऑल्सो अ सेट। सबसेट भी एक तरह का सेट ही है, तो यहाँ पे ब्रैकेट होना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं हो सकता है 1 और 2 का पेयरिंग लू, 2 और 3 का पेयरिंग लू, 1 3 का पेयरिंग लू, या मैं पूरा का पेयरिंग ले लू। तो ये हो गया मेरा सबसेट, ये हो गया मेरा सबसेट। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? और इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? और इससे ज्यादा एक और होता है, इससे ज्यादा बस एक और होता है, ये होता है एम्प्टी, एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट अपन नहीं लेंगे, इसके अंदर अपन कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ये जनरली अपन भूलते हैं एग्जाम में। देखो, दो चीज अपन जनरली भूल जाते हैं, एक तो पूरा को लिखना और एक एम्प्टी सेट को लेना। एम्प्टी सेट जो है ये सारा सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सारे सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, इसको ध्यान रखना है। सारे सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया सिर्फ ब्रैकेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट नहीं है मतलब मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकता। ये जीरो अगर लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब पूरा खाली। एम्प्टी सेट को अपन और लिखते हैं, एम्प्टी सेट को अपन लिखते हैं वॉइड सेट या फिर नल सेट। वॉइड मतलब भी खाली, नल मतलब भी वही। और अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से भी, गोला और बीच में लाइन। वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लो या तो ये वाला सिंबल के फॉर्म में लिख लो। अब सबसेट का सिंबल समझते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसेट ऑफ बी लिख रहे थे। सपोज ये वाला है सी, इसको मैं नाम देता हूं एक बार सी, या डी देते हैं, सी में कंफ्यूजन हो सकता है, डी नाम देते हैं। तो क्या डी क्या है? सबसेट ऑफ बी है। तो मैं लिख सकता हूं डी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये होता है सबसेट का सिंबल, सी जैसा, ये सबसेट का सिंबल। ये है सबसेट का सिंबल। तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज मेरा ई एक सेट है विच इज 1 2 3 4 5 6। सपोज 6 एलिमेंट है इसमें, इसमें कितना सबसेट पॉसिबल है बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितना इसमें सबसेट पॉसिबल है, क्या क्या सबसेट पॉसिबल है वो नहीं पूछेगा, कितना सबसेट पॉसिबल है वो पूछता है। तो इसका आंसर समझते हैं। अच्छा, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं पहले। 3 एलिमेंट था और नंबर ऑफ सबसेट कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हो जाता है 2 to the power n, where n is number of elements। तो हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो मेरा 8 एलिमेंट आया है। तो अगर मेरे पास 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 to the power 6, मतलब 64 एलिमेंट्स, सॉरी 64 सबसेट। तो इसमें अलग अलग वैरायटी का 64 सबसेट पॉसिबल है। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं?
यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट हमेशा होगा। जब भी अपन नंबर ऑफ सबसेट का बात करते हैं इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट होता है वो। एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होगा और द सेट इटसेल्फ भी इंक्लूड होगा, ये वाला चीज, ये दोनों इंक्लूड होता है हमेशा। नेक्स्ट बता। तो ये था सबसेट ऑफ बी। एक और वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट। अभी था सिर्फ सबसेट, अब है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क है समझते, एकदम छोटा सा फर्क है, एकदम छोटा सा फर्क है। सपोज सबसेट तो ये पूरा निकाल चुके अपन, मैं बी का ही प्रॉपर सबसेट निकालता हूं। तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 1 2 3 1 and 2 2 and 3 1 and 3 एंड एम्प्टी सेट। यहाँ पे क्या मिसिंग है, मैं ये दोनों में क्या अलग लिखा हूं बस उसको ध्यान दो तो तुम लोग का आंसर खत्म हो जाएगा। करेक्ट उज्जवल, मैं सिर्फ एक एलिमेंट को मिसिंग किया हूं यहाँ पे, द सेट इटसेल्फ। प्रॉपर सबसेट में द सेट इटसेल्फ नहीं आता, बाकी सारा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बस एक छोटा सा फर्क था। जब अपन सबसेट का बात करते हैं तो सब कुछ होता है, प्रॉपर सबसेट में सिर्फ द सेट इटसेल्फ नहीं आता, सिर्फ ये वाला मिसिंग हो जाता है यहाँ पे, बाकी 100% सेम है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट पूछ रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा था मैं, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 to the power n। तो अब प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो 2 to the power n -1, बस एक बार अपन एक एलिमेंट को हटा रहे -1 कर दिया। तो सेट सॉरी सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बस छोटा सा फर्क था और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा एक बार सिंबल को भी अपन समझ लेते हैं। और तो जैसे मैं डी लिया था ऊपर, तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बताया था मैं। यहाँ का सिंबल होता है डी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सर फर्क क्या हुआ दोनों में, एक छोटा सा फर्क अब कर देते हैं अपन। अच्छा, डिफरेंस समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, दोनों का सिंबल में क्या फर्क आएगा, अभी तक किया नहीं मैं कुछ भी फर्क। 2 is less than 4, 2 is less than equals to 4, दोनों में क्या फर्क होता है। 2 नहीं लेकर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। तो x is less than 4 का मतलब हो गया x का वैल्यू 4 से कम है। सेकंड वाला का क्या मतलब होगा, x is less than equals to 4, x का वैल्यू 4 या उससे कम है, 4 भी हो सकता है। तो इक्वल टू का इंपॉर्टेंस क्या है कि x का वैल्यू 4 के बराबर हो सकता है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, सबसेट में तो सेट इटसेल्फ भी हो सकता है, तो यहां पर नीचे इक्वल टू टाइप का सिंबल लग जाएगा। तो जब भी अपन सबसेट का बात करेंगे तो ये सिंबल होगा, प्रॉपर सबसेट में ये सिंबल होगा। बुक में बहुत बार दोनों को एक दूसरे के बदले यूज करता है, मतलब बोल देगा डी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा ये प्रॉपर सबसेट का बात कर रहे हैं। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट और दोनों का सिंबल देखो 100% क्लियर है नहीं, कहीं भी कोई डाउट हो तो क्रॉस क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, अब एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, जब भी मैं सेट बी लिखा ए 1 2 3, अगर मैं इसको 2 3 1 लिखूंगा तो भी बराबर है, मैं इसको 3 1 1 2 लिखूं तो भी बराबर है। मतलब
अगर मैं एलिमेंट को आगे पीछे लिख रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मीनिंग सेम है। 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। अगर मैं एलिमेंट को आगे पीछे लिख रहा हूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क पड़ेगा? अगर मैं 1 2, अगर मेरा सेट होता, सपोज ए होता 1000 या 123 और मैं अगर इसको तुम लोग को बोलूं कि ये सेम है 231 के बराबर, तब ये फर्क पड़ता, तब ये गलत होता। अगर मेरा कॉमा से सेपरेट हो चुका है इसका मतलब 1 2 और 3 तीन एलिमेंट है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो इसको अपन 2 1 और 3 लिखे हैं तो भी चलेगा, 3 2 1 लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब अगर मेरा ऑर्डर्स आगे पीछे हो रहा है उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता तब भी वो सेम सेट ही माना जाएगा। नेक्स्ट, सपोज मैं तुम लोग को बोलता हूँ रूम, रूम में कौन कौन सा अल्फाबेट है उसका सेट बनाओ, तो आंसर होगा आर, ओ और एम। ओ 2 बार रिपीट हुआ लेकिन जब अपन इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे अपन सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली अपन रिपीट नहीं करते। अपना कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट या जो भी अपन लिख रहे हैं उसको अपन रिपीट नहीं करते। अगर मेरे एक चीज में 10 बार भी ओ आ रहा है तो मैं लिखूंगा सिर्फ एक ही बार जब भी अपन सेट में लिखेंगे तो। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है बताना। फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है? क्या बी इज सबसेट ऑफ ए है? सबसेट के लिए अपन को क्या देखना था कि अगर मैं बी इज सबसेट ऑफ ए लिख रहा हूं तो बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। क्या 2 और 3, क्या 2 और 3 ए के अंदर है? हाँ, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। सी, सी में लिखा हूं मैं 2 3 और 6, 2 3 और 6, तो मेरा 6 यहां पे तो अवेलेबल नहीं है, 6 तो यहां पर है नहीं, तो यहां पे अपन लिखेंगे ये सिंबल, जैसे अपन नॉट इक्वल टू का सिंबल देते हैं ना, वैसा वाला सिंबल कि सबसेट लिखे और उसको कैंसिल कर दिया। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये सब सिंबल भी ध्यान रखने का है, ये इट इज नॉट अ सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल होता है, ये सब चीज ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके सिर्फ अपन को सिंबल के फॉर्म में ही मिलने वाला है। नेक्स्ट, 1 और 5, क्या 1 और 5 हो रहा है? ट्रू, तो ये भी ट्रू है। इसी को थोड़ा सा और लेके चलते हैं। सपोज ई है सिर्फ 2, ई है सिर्फ 2, तो मैं बोल सकता हूं क्या ई इज a subset of A, E is a subset of B, E is a subset of C, E is a subset of D। अब फर्स्ट वाला बताओ ट्रू है या फॉल्स है? क्या E is a subset of A होगा? क्या E का सारा एलिमेंट A में है? ट्रू, E का एलिमेंट A में ना, 2 तो यहां पर भी है, यहां पर भी है 2। क्या E is a subset of B होगा? उज्जवल सेजल तुम लोग भी रिप्लाई करो। करेक्ट, 2 यहां पर भी प्रेजेंट है, 2 यहां पर ही प्रेजेंट है। क्या E is a subset of C होगा? 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर क्या 2 D में है? नहीं,
तो ये सबसेट नहीं होगा। तो अपना 3 केस में यस होगा, ये तीनों में यस हो जाएगा, सिर्फ इसमें नो होगा, सिर्फ इसमें नो होगा। तो सबसेट में अपन एक चीज और समझे थे कि सबसेट भी एक तरह का सेट है, उसको भी अपन को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, इसको भी अपन को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। एक और नया वर्ड समझते हैं, बिलोंग्स टू। ये सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू, ई जैसा, सी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ई टाइप का। अब बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या फर्क होता है समझते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। और मैं लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, या 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 2 बिलोंग्स टू ए। अब फर्क क्या समझो, जब मैं बी लिख रहा हूं, बी को भी मैं अगर हटा दूं यहां से, मैं डायरेक्टली इसको लिख लूं, तो 1 2 बिलोंग्स, सॉरी 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। तो फर्क क्या था, ये सेट के फॉर्म में है, ये सेट के फॉर्म में है, ये सेट के फॉर्म में नहीं है। तो जब मेरा सेट के फॉर्म में नहीं है तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। मतलब अगर मैं डायरेक्ट एलिमेंट से डील कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ एलिमेंट का नाम लिख रहा हूं तो वो करता है बिलोंग, पर अगर उस एलिमेंट का मैं सेट बना दूं तो वो होता है सबसेट। अगर मैं एलिमेंट का नाम लिख रहा हूं सिर्फ डायरेक्ट, मैं सिर्फ एलिमेंट को डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर मैं एलिमेंट को डायरेक्टली लिख रहा हूं तो वो हो जाता है बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करता है उसको। लेकिन अगर मैं इसको एक नया सेट बना लूं तो ये हो जाता है सबसेट, तो ये हो जाता है सबसेट। फिर से क्वेश्चन, अगर मैं डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख रहा हूं और मैं उसको लिखूं वो बिलोंग करेगा या सबसेट है, तो जब भी अपन डायरेक्टली एलिमेंट से डील कर रहे हैं तो वो बिलोंग करेगा। अगर मैं सिर्फ एलिमेंट का डायरेक्टली नेम लिख रहा हूं विदाउट मेकिंग देम अ सेपरेट सेट, तो वो हो गया बिलोंग्स टू। इफ अगर मैं एलिमेंट को, इफ आई एम मेकिंग एलिमेंट्स इनटू अ न्यू सेट, अगर मैं एक नया सेट बना रहा हूं तो वो हो जाता है सबसेट। सबसेट और बिलोंग्स टू में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सबसेट और कौन सा बिलोंग्स टू होता है। तो जो मैं अभी हिंदी में बोला या इंग्लिश में बोला, उसी को मिक्स करके अपने कॉपी में लिख लो नोट्स में। तो सबसेट क्या होता है, अगर मैं एलिमेंट को, ए का कुछ भी एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना रहा हूं तो वो हो गया सबसेट। अगर मैं डायरेक्टली एलिमेंट्स का नाम लिख रहा हूं या डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख रहा हूं विदाउट मेकिंग देम अ न्यू सेट, तो वो हो जाता है बिलोंग्स टू। तो सबसेट में बिलोंग्स में कोई इशू? अब जैसे अपन सबसेट का लिखे थे ये सिंबल, और अगर सबसेट नहीं है तो क्रॉस सिंबल, वैसे बिलोंग्स टू में भी सेम है। अगर बिलोंग कर रहे तो ये सिंबल, नहीं कर रहे तो ये सिंबल लिख लो, एक क्रॉस मार्क मार दो। तो 1 2 3 4 5 था, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 6 लिख लूं तो क्या 6 बिलोंग करता है क्या ए को? नहीं करता, तो यहाँ पे क्रॉस मार दो बस। चलो अब एग्जांपल समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 5।
प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या था? सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में फर्क था। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ द सेट इटसेल्फ नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 5। ट्रू है या फॉल्स है? बताते हो, फटाफट बताते जाओ। क्या 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 5 है? करेक्ट होगा ना? प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या था? सिर्फ 2 3 5 का सेट नहीं होगा, बाकी सारा तो हो ही सकता है। इसका प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। इसमें से कोई एक भी हो गया तो मेरा काम बन गया, मेरे को सब होना जरूरी नहीं है। तो 2 एंड 5, फिर 5, बस ये 7 हो सकता है। ये सातों में से कोई भी एक मेरा प्रॉपर सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट, बट 1 2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 2 3 5। ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 1 2 सबसेट होगा क्या? क्या 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 2 3 5 होगा? करेक्ट, ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हो जाता, नहीं है तो नहीं है। 1 2 3 में कितना प्रॉपर सबसेट होगा और कितना सबसेट होगा, ये बताओ। करेक्ट, करेक्ट रितिका। सेजल उज्जवल तुम लोग भी ट्राई करो। करेक्ट 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 उज्जवल। तो अगर अपन 1 2 3 का बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 का क्यूब विच इज 8, और प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2 का क्यूब -1 विच इज 7। आप मेरे को बताते हो ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट वाला बताओ, क्या 9 इज अ सबसेट ऑफ ए होगा? क्या 9 इज अ सबसेट ऑफ ए होगा? करेक्ट, ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या 11, क्या सेट में जो 11 लिखा हूं बिलोंग्स टू ए होगा? डस 11 बिलोंग्स टू ए? उज्जवल, रितिका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बिलोंग कब होता है? अगर मैं सेट के फॉर्म में नहीं लिखता तो बिलोंग होता, लेकिन मैं सेट के फॉर्म में लिखा हूं। तो 11 का अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख रहा हूं तो इट इज सबसेट ऑफ ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
अब ब्रैकेट में 13 या सेट ऑफ 13 क्या इज सबसेट ऑफ ए होगा? करेक्ट, ये सेट होगा, ये सबसेट होगा। 8 9 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 8 9 इज सबसेट ऑफ ए होगा? करेक्ट, ये सबसेट ऑफ ए होगा। क्या 7 8 इज सबसेट ऑफ ए होगा? नहीं होगा। करेक्ट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 तो मेरा ए को बिलोंग ही नहीं करता है, तो सबसेट होगा ही नहीं। 9 10 बिलोंग्स टू ए। डस 9 10 बिलोंग्स टू ए? नो। क्यों नो? क्योंकि 10 मेरा सेट को बिलोंग ही नहीं करता है, तो उसको बिलोंग करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। फिर 9 11 बिलोंग्स टू ए। करेक्ट। तो तुम लोग को बिलोंग्स टू और सबसेट में एकदम क्लैरिटी है? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के क्लास में अपन जो भी पढ़े ना, एक बार क्विक रिवीजन करके आना। कल अपन ऑल्दो स्टार्ट रिवीजन से ही करेंगे, लेकिन एक बार घर में प्रॉपर्ली देख कर आना, क्योंकि कल अपन और नया नया टर्म समझने वाले हैं। सेट अगर तुम लोग का 11 12 में मैथ्स नहीं था तो सेट पढ़ा हुआ नहीं है एकदम भी। तो इसमें बहुत सारा नया नया टर्म्स है, एकदम सिंपल है ऑल्दो, लेकिन नया नया टर्म्स है इसमें बहुत सारा। और ये सब बाकी अपन कोई भी चैप्टर में इस टाइप का चीज पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो स्लोली चलेंगे, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन करके आना। चलो बाय।